हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं विज्ञान का एक शानदार फैक्ट, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने का एक तरीका हमने ढूंढा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया करो, या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कम समय में ज्यादा रिवीजन करना चाहते हैं। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैं, प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं से लगभग 1000 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं। और वो 1000 क्वेश्चन बहुत कम समय में होंगे, डायरेक्ट फैक्ट होंगे। यदि आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। वीडियो को पूरा देखिए। हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बच्चों तक भेजना चाहिए, वो क्वेश्चंस आपके सामने होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हर वीडियो का टारगेट होगा लगभग 15 मिनट के आसपास हमारी वीडियो रहेंगी, और उस 15 मिनट के अंदर हम 20 से 25 क्वेश्चंस तैयार करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, मेरी एप्लीकेशन डाबरा क्लासेज जयपुर पर विज्ञान का एक एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 299 रुपए है। ये ऑफर बैच है, इसका फायदा आप उठा सकते हो। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से इस बैच की शुरुआत हमने की है। 100% एनसीईआरटी पर आधारित ये बैच होगा। चलिए दोस्तों, आज के जो क्लास है इसके अंदर जो चीजें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको छोटा सा टॉपिक बता दूं किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक में जो हमारे फैक्ट रहेंगे वो फैक्ट रहेंगे ब्लड से जुड़े हुए। ध्यान से सुनना दोस्तों, ब्लड, रक्त या रुधिर हम इसको बोलते हैं। देखिए, इस क्लास का टारगेट समझिए प्लीज। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिए कि सर ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप बनाते चलो, मजा आ जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड क्या है, तो हम लिखेंगे ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। पहला फैक्ट, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। वन लाइनर किताब बना लीजिए, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। जो हमारा ब्लड होता है ये एक प्रकार का कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। अपना एक रजिस्टर बनाइए, वन लाइनर एक रजिस्टर बनाइए, और एनसीईआरटी के 1000 फैक्ट आपको लिखाने वाला हूं, इसकी गारंटी मेरी है। अलग से रजिस्टर बनाइए, शॉर्ट वीडियो वन लाइनर का। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम है हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन, आपका रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम होता है हीमेटोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर पर, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, जो रक्त का जो पीएच का मान होता है, रक्त का पीएच का मान बच्चा जानता है, आप भी सीख लीजिए, 7.4 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि पीएच का मान 7 से ऊपर है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। यदि पीएच का मान 7 से ऊपर होता है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। तो चौथे नंबर पे लिख लेंगे ब्लड की प्रकृति कैसी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है, वीक, कम क्षारीय होता है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। 4 फैक्ट हमारे हो चुके हैं। नंबर 1, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है।
इसका अध्ययन विज्ञान की हीमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। ब्लड का पीएच का मान 7.4 होता है। ब्लड की जो प्रकृति होती है वो दुर्बल क्षारीय होती है दोस्तों। इसके बाद में पांचवा जो फैक्ट आता है, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की जो मात्रा होती है, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की जो मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। पुरुषों की बजाय आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है दोस्तों। इसका रीजन है वजन। इसका रीजन है वजन। दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में पुरुषों की बजाय आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। इसका रीजन है वजन। इसका रीजन है वजन। क्वेश्चन नंबर 7। और 7वें नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में भी 7 आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति में जो ब्लड होता है, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की, उसके कुल भार की लगभग 7 से 8% होती है। दोस्तों, ये लाइन को समझिए। किसी भी व्यक्ति में यदि ब्लड बताना है, किसी भी व्यक्ति में यदि ब्लड बताना है तो ब्लड जो होता है उसके वजन का 7 से 8% होता है। जैसे मान लीजिए मेरा वजन 100 किलो है तो मेरे में ब्लड होगा 100 का 7%, मतलब 7 लीटर। एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था, नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा, नवजात शिशु में ब्लड की जो मात्रा होती है मैं आपको बता दूं दोस्तों। नवजात शिशु का वजन होता है 3 किलोग्राम, तो इसका लगभग 7% निकाल लीजिए तो 7 × 21 0.21 लीटर इस नवजात शिशु में ब्लड होगा। वजन का लगभग 7%, वजन का लगभग 7% प्यारे विद्यार्थियों किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, ब्लड होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर लिखना कि सर इस तरह की वीडियो बना दो, छोटी वीडियो, और जिससे हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां। दोस्तों, बड़े अच्छे से सुनना 9वां क्वेश्चन। दोस्तों, रक्त का निर्माण, अगर मैं रक्त के निर्माण की बात करूं तो रक्त का जो निर्माण है इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रक्त के निर्माण में 3 क्वेश्चन है। नंबर 1, अगर भ्रूणीय अवस्था की बात करूं, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर और पलीहा से होता है। लीवर मतलब यकृत और पलीहा से होता है। 2 अलग अलग उत्तर है। हां भाई, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो रक्त का जो निर्माण होता है वो लीवर और पलीहा से होता है। लेकिन अब वर्तमान में रक्त का निर्माण, अब रक्त कहां से बन रहा है? वर्तमान में रक्त का जो निर्माण होता है, वर्तमान में रक्त का जो निर्माण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आया है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हड्डियों के बीच में एक मसाला भरा होता है, उसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण हो रहा है वो अस्थि मज्जा से होता है, बोन मैरो से होता है। वर्तमान में हमारे शरीर में जो रक्त बन रहा है
वो हड्डियों के बीच एक पदार्थ है अस्थि मज्जा जिसे हम बोलते हैं, वहां से रक्त का निर्माण हो रहा है दोस्तों। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? एक लाइन और बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को सुना भी नहीं होगा आपने। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को प्यारे विद्यार्थियों हीमोपोएसिस कहा जाता है। हीमोपोएसिस कहा जाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। रक्त, हीम, हीम शब्द जहां भी आ गया समझ लीजिए बात ब्लड की हो रही है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। एक लाइन और ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों आपको बता दूं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, उन सब का निर्माण भ्रूण की 3 झिल्लियों से होता है। चाहे आंख है, चाहे नाक है, चाहे कान है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे ब्लड है। दोस्तों शरीर के हर एक पार्ट का जो निर्माण है वो भ्रूण की 3 झिल्लियों से हो रहा है। जब भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने से पहले उस भ्रूण का एक एक अंग 3 झिल्लियों से बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों रक्त का निर्माण जो है वो मीजोडर्म से होता है। एक मध्य झिल्ली होती है। रक्त का निर्माण, वो अस्थि मज्जा तो अपनी जगह सही है, लेकिन भ्रूण की किस लेयर से होता है? रक्त का निर्माण भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म से होता है। ये मध्य झिल्ली होती है, लेयर होती है, मीजोडर्म लेयर या स्तर से होता है। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हर एक अंग का निर्माण इन 3 लेयरों से ही होता है। शरीर का प्रत्येक एक पार्ट इन 3 लेयरों से मिलकर बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। प्यारे विद्यार्थियों कम समय खराब करते हुए एक छोटा सा डायग्राम बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे जैसे शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, जाइगोट, कोशिका मिलकर ऊतक, फिर ये लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म सबसे अंदर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म सॉरी एंडोडर्म सबसे भीतर, सबसे बाहर एक्टोडर्म, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोडर्म। तो इसी वाली लेयर से रक्त का निर्माण होता है। इसी वाली लेयर से किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। प्यारे विद्यार्थियों इसी लेयर से किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुनना दोस्तों। दोस्तों रक्त में 55%, रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। 14वें नंबर पे हमारे रक्त में 45% मात्रा में कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% मात्रा में कार्पल्स या कणिकाएं पाई जाती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है दोस्तों, समझ गए होंगे। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ये कणिका जो है ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ये कणिका 3 प्रकार की होती है। ये कणिका 3 प्रकार की होती है, आप जान गए होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
क्लियर है 15 तक, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? दोस्तों, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा में जल की मात्रा, प्लाज्मा में जल की मात्रा। दोस्तों, कम समय में ज्यादा फैक्ट। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो और डाल दो ऐसी, तब तो मैं बनाता जाऊंगा, नहीं लगे तो अनलाइक कर दीजिए। प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग 90 से ±2, लगभग 90 से 92% या 88% मात्रा में जल पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। 18वें नंबर में, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कक्षा 11 का है। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाती है? उस प्रोटीन का नाम होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन होती है दोस्तों, जो कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 4.5%, लगभग 4.5%। अगला क्वेश्चन नंबर 19वां। दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन पूछ रहा हूं, विटामिन मत बता देना, कौन सी प्रोटीन सहायता करती है? कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? ये प्लाज्मा में पाई जाती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये दोनों ही प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, ये दोनों ही प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन और पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन का कार्य। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का कार्य, यह भी प्लाज्मा में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का कार्य क्या है? ये हमारे प्लाज्मा में पाई जा रही है, ये वाली प्रोटीन भी प्लाज्मा में पाई जाती है। काम बता दो जल्दी से सर, जल्दी से इसका काम बता दो। ये प्रोटीन क्या करती है? मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, मतलब रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। दोस्तों, मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है, मतलब रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली वीडियो है, मेरा टारगेट तो 15 ही मिनट का है, लेकिन 20 मिनट हो गई है, माफी चाहूंगा, अगली वीडियो 15 मिनट की ही रखूंगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां। दोस्तों, सीरम क्या है? कोई कहे सीरम क्या है? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं, तो वो सीरम बन जाता है। जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं, तो वो सीरम बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 22 में सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। सीरम का जो अध्ययन है वो सीरोलॉजी कहलाता है। सीरम का अध्ययन जो है वो सीरोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, हेपेरिन।
दोस्तों ये हेपेरिन प्रोटीन क्या करती है, हेपेरिन प्रोटीन का कार्य क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हेपेरिन प्रोटीन हमारे ब्लड में पाई जाती है, इसका काम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो के ये 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन जो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, अगर ऐसे ही फैक्ट और चाहिए तो कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए। अगला वीडियो फिर आ रहा है, छोटी वीडियो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। टॉपिक भी 100% क्लियर होगा। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और शाम को 8 बजे, हर दिन 8 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट में छोटी सी सूचना आपको बता दूं कि हमारा एनसीईआरटी का एक लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच डाबरा क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन पर मौजूद है। फीस मात्र 299 रुपए है। आप इस ऑफर का फायदा उठाइए और प्यारे विद्यार्थियों अगली वीडियो का वापस से इंतजार करिए। थैंक यू, धन्यवाद।